नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि पोस्ट मौर्यन फेज में, मौर्योत्तर काल में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेबस को निकाल लो हमेशा की तरह और आप यूनिट 2 के लास्ट वाले हिस्से में जाएंगे, पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट वाले हिस्से में। वहाँ पर आपको पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर नाम का टॉपिक मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप खुद का सिलेबस डाउनलोड कर लो और आप अपने सिलेबस में देखिए, गांधार आर्ट है, मथुरा आर्ट है एंड तीसरा है अमरावती स्कूल। ठीक है, यानी कि 3 कला शैली के बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन? गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और तीसरा अमरावती कला शैली। तो इन तीनों शैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। आज के लेक्चर में हम लोग गांधार कला शैली को कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से रह रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, नए साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग UGC नेट JRF की तैयारी इतिहास विषय के साथ करते हैं। उसके अलावा वैसे स्टूडेंट जो इतिहास के अलावा किसी अन्य विषय के छात्र हैं वह हमारे साथ अपने पेपर 1 की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। इन सभी के अलावा वैसे छात्र जो इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको जो नॉलेज सीकर हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है, वह भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जो छात्र सिविल सर्विसेज के हैं वह अपने ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर अपने GS पेपर में हिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। और ध्यान रखिएगा, वीडियो यदि आपको पसंद आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी तो आप निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए साथियों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए गांधार आर्ट स्टाइल। हिंदी में यदि आप पढ़ते हैं तो आप लिख सकते हैं गांधार कला शैली। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम है साथियों 50 ईसा पूर्व से लेकर 50 BC से लेकर 500 AD तक इसका टाइम फ्रेम है। गांधार कला शैली के 2 चरण हैं। पहले चरण 50 BC से लेकर 300 AD तक माना जाता है और दूसरे चरण को 300 AD से लेकर 500 AD तक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले चरण में उस समय जो मूर्तियां बनाई जा रही थी उसके लिए अलग अलग तरह के पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे चरण में अलग अलग पदार्थ का इस्तेमाल किया जाने लगा था। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइम फ्रेम हमने जान लिया, उसके बाद पढ़ेंगे कौन कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था, उसके अलावा इसका सब्जेक्ट क्या था। जब किसी भी कला शैली का डेवलपमेंट होता है तो उसका कोई एक विषय वस्तु होता है। तो उसी तरह से गांधार कला शैली का क्या विषय वस्तु था, इस पे किनका प्रभाव था और इसमें किन किन लोगों की मूर्तियों का जिक्र किया गया है। तो आइए फिर एक एक करके हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, इसको टाइम फ्रेम आपने लिख लिया 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 AD तक। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कहने का अर्थ है इसका जो एरिया है, एरिया कहने का अर्थ है इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो विस्तार हुआ है, इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वह मुख्य तौर पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, यानी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में। तो उत्तर पश्चिम प्रांत कौन सा है? आप मैप निकालिए भारत का और आप देख लीजिए, पंजाब का जो हिस्सा है जो आज पाकिस्तान में चला गया है, उसके बाद अफगानिस्तान का हिस्सा है, लाहौर का हिस्सा और पेशावर का हिस्सा, यही दरअसल मुख्य हिस्सा है किनका? गांधार कला शैली का। यानी गांधार कला शैली के जितने भी मूर्तियां मिलेंगे, चाहे वो किसी भी देवता के हों, तो आप अपने आप से अनुमान लगा लेना कि इनका जो एरिया होगा वह कहीं ना कहीं या तो वह पेशावर से प्राप्त होगा या लाहौर से प्राप्त होगा या फिर अफगानिस्तान से या फिर पाकिस्तान से प्राप्त होगा। और यदि इस एरिया को छोड़कर
भारत के दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से से प्राप्त हो रहा है, तो फिर आप समझना कि वहाँ पर मथुरा कला शैली की मूर्तियाँ मिलेंगी। जब हम लोग मथुरा कला शैली को पढ़ेंगे तो उनके भी क्षेत्रफल को, उनके भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को एक एक करके चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ध्यान रखिए, गांधार कला शैली का विस्तार भारत के मुख्य तौर पे उत्तर पश्चिमी प्रांत वाले हिस्से में हुआ था। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो फिर आप बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दूसरा सवाल आता है कि गांधार कला शैली पर किनका प्रभाव था। तो आपको पता होगा कि जब पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो सबसे पहले डायनेस्टी के रूप में हमने पढ़ा था शुंग एवं कण्व डायनेस्टी के रूप में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला, एक तो विदेशी जो लोग आए बाहर से चल करके, जैसे इंडो ग्रीक्स थे, शक थे, सातवाहन थे, और दूसरा जो इंडिया के थे जिसमें शुंग थे एवं कण्व थे। तो हमने पहले शुंग एवं कण्व के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक शासक के बारे में। तो ग्रीक को ही हिंदी में यूनान बोलते हैं। तो जो गांधार कला शैली है, गांधार आर्ट स्टाइल है, इस पे मुख्य तौर पे प्रभाव किनका है? इंडो ग्रीक लोगों का, यानी कि ग्रीक जो यूनान से चल करके लोग आए थे, उन्हीं का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस कला शैली पे दिखता है। और न केवल सबसे ज़्यादा बल्कि केवल और केवल उन्हीं का प्रभाव था। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इम्पैक्ट में आप लिख लो ग्रीक आर्ट। ठीक है, यानी कि जो यूनान से लोग चल करके आ रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। इसका टाइम दरअसल इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो ग्रोथ है, वह मुख्य तौर पे कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। और उसमें भी पहला शासक है जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है, उसी के शासनकाल के दौरान इसका विकास हुआ था। उसका नाम है कनिष्क। ठीक है, आप देखते होंगे कनिष्क के नाम पे कई तरह के आपके आसपास आभूषण के दुकान खुले होंगे, कई तरह के ज्वेलरी वगैरह भी होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कनिष्क भारतीय इतिहास का एकमात्र वैसा शासक है जिसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं। अभी हम लोग कुषाण डायनेस्टी का एक ही लेक्चर किए हैं, जब हम लोग आगे कनिष्क को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि कनिष्क एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसीलिए आज भी 24 कैरेट का जो सोना की बात आप करते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे ज्वेलर्स वगैरह का नाम कनिष्क ज़्यादातर रहता है। ठीक है, चलो फिर यहाँ तक क्लियर है। टाइम, यानी कि यदि पूछा जाए कि गांधार कला शैली का विकास, इसका ग्रोथ एवं इसको प्रोत्साहन एवं इसको प्रोक्लामेशन यानी इसको संरक्षण, ठीक है, किसने दिया है? तो सबसे ज़्यादा दिया है किसने? कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का महान प्रतापी शासक। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको लेकर के कई स्कॉलर के बीच में कंफ्यूजन है। जैसे देखिए कि गांधार कला शैली में भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और मथुरा कला शैली में भी बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, लेकिन स्कॉलर्स का जो समूह होता है उनके बीच कन्फ्यूजन्स हो गया, उनके बीच डिस्प्यूट्स हैं। और डिस्प्यूट इस बात को लेकर के है कि बुद्ध की मूर्ति पहली बार किस कला शैली में बनाई गई थी। तो जो भारत के बाहर के जो स्कॉलर हैं, वेस्टर्न स्कॉलर, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जिनको आप कहते हो जो यूरोप के रहने वाले थे, उन सभी स्कॉलर का कहना था कि बुद्ध का जो स्टैचू है वह पहली बार गांधार कला शैली में ही बनाया गया। ठीक है, लेकिन इनके पास कोई भी किसी तरीके का ठोस एविडेंस नहीं है। ठोस एविडेंस आप समझते हैं ना, कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण इनके पास नहीं है जिसके आधार पर यह साबित कर सकें कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण पहली बार गांधार कला शैली में हुआ था। इसीलिए इनके तर्क को काट दिया जाता है। अब देखिए, दूसरा जो स्कॉलर्स लोगों का ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है, उसका नाम है BS अग्रवाल। ठीक है, तो BS अग्रवाल नाम के एक हिस्टोरियन हुए हैं भारत के। उन्होंने बताया कि मथुरा कला शैली में, ठीक है, मथुरा कला शैली हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। मथुरा कला शैली में पहली बार बुद्ध के मूर्ति का निर्माण किया गया। अब देखिए, अब वेस्टर्न जो स्कॉलर हैं और जो BS अग्रवाल कह रहे हैं जो ईस्टर्न स्कॉलर हैं, उन दोनों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है। लेकिन BS अग्रवाल ने अपना तर्क दिया और इन्होंने बताया कि चूंकि मथुरा के लोग, यानी मथुरा में पहले से लोग यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा बना रहे थे,
ठीक है। यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा का जिक्र भी मिला है। हमने आपको बताया होगा, यदि आपने मौर्यन आर्ट वाले लेक्चर को देखा होगा तो हमने वहां पर बताया था यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसको मौर्यन कला में दो तरह के कला थे, एक राजकीय कला और दूसरा लोक कला। तो लोक कला के अंतर्गत यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियों को रखा गया था। तो देखिए, इसी तर्क के साथ यह बताते हैं कि जब मथुरा कला के शैली के अंतर्गत पहले से ही यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां बनाई जा रही थी, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मथुरा कला शैली में ही पहली बार बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। इसलिए कन्फ्यूजन है और इससे आपसे डायरेक्ट सवाल भी नहीं पूछा जाएगा कि किसमें किया गया। ठीक है, इसलिए आप इन दोनों मत को याद रखिएगा, और जब आप दोनों में से एक पूछ दे, मान लो कि स्टैटिक सवाल आ जाए, तो आप उसमें मथुरा कला शैली को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो, इस कला शैली को, गांधार कला शैली को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके और कौन कौन से, जैसे आपका भी कई तरह का निक नेम होता है, हमारा भी निक नेम है, सबका निक नेम होता है, तो यहाँ पर भी इस स्टाइल का भी निक नेम है। कौन कौन? 3 इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहला अन्य नाम में आता है इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से इसे जाना जाता है, भारतीय यूनानी कला। दूसरा, इसे ग्रीक रोमन आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यूनानी रोमन कला। और तीसरा, इसे ग्रीक बुद्धिस्ट आर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी यूनानी बौद्ध कला। 3 इसके अन्य नाम है, यानी गांधार कला शैली के टोटल 4 नाम है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर गांधार कला शैली ही इसे क्यों नाम रखा गया। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते होंगे तो आपके मन में सवाल आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों रखा गया। इसके बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता वाले लेक्चर में कवर किया था। तो ध्यान रखिए, गांधार कला शैली इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो एरिया है वो पश्चिमोत्तर प्रदेश है, भारत के नॉर्थ वेस्ट का इलाका। और इसके सबसे ज़्यादा जो मूर्ति मिले हैं वह हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गांधार से प्राप्त हुए हैं। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, यह 4 प्रांत थे। आपको पता होगा कि मौर्यन डायनेस्टी के अंतर्गत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी सेंट हेलेनी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तय की थी, तो उन्होंने दहेज के रूप में 4 प्रांतों को दिया था। कौन कौन? काबुल, कांधार और मकरान और हेरात। ठीक है, तो उसी का एक प्रांत है गांधार, यानी चारों के चारों प्रांत कहाँ के हैं? नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके के। तो गांधार कला शैली की जितनी भी मूर्तियां मिले, चाहे वो बुद्ध की हो या बोधिसत्वा की हो, उनमें उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमें गांधार नामक प्लेस से प्राप्त हुई है, इसीलिए इसको गांधार कला शैली कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़िएगा। जब तक आप माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, इतिहास को रटते रहेंगे, तो इतिहास आपका कभी नहीं होगा। और जेआरएफ के आप किसी भी एग्जामिनेशन को भूल जाइए। इसलिए आप जब हमारे साथ पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को बनाने का, रट्टा मार करके हमारे पास पढ़ाई मत कीजिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसका मुख्य जो केंद्र था वह गांधार था, तो यह भी एक वजह था। मुख्य केंद्र के वजह कर ही इसका नाम भी रखा गया था गांधार कला शैली। और गांधार के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कई तरह के मूर्तियों का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके सब्जेक्ट को लेकर के कि आखिर जब गांधार कला शैली का विकास हुआ और इसमें मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा तो किस विषय पे किया जा रहा था, इसका सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था। ठीक है, जैसे आप नोट्स बनाते हो तो उसका कोई टॉपिक होता है, जैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसका एक टॉपिक होता है, उसी तरह से इस कला शैली का भी कोई टॉपिक होगा, कोई सब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट दरअसल क्या था? बुद्ध एवं बोधिसत्वा। ठीक है, बोधिसत्वा का अर्थ आप समझते होंगे, यदि आपने हमारे बुद्ध मतलब बौद्धिज्म वाले लेक्चर को देखा होगा तो वहां पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको बौद्ध धर्म के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें लगभग 4 से 5 लेक्चर केवल बौद्ध धर्म पे होंगे। आप उन सारे लेक्चर को एक एक करके कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, बुद्ध एवं बोधिसत्वा की मूर्तियों को बनाया गया है किसमें? गांधार कला शैली के अंतर्गत। पदार्थ क्या क्या रखा गया? पदार्थ के रूप में आप देखो, शुरुआती दौर में नीला धूसर बलुआ पत्थर। ठीक है, शुरुआती दौर में, यानी कि मैंने बताया था आपको कि गांधार कला शैली के 2 स्टेप हैं, 2 चरण हैं। पहले चरण में नीला धूसर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था, दूसरे चरण में
काला स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल, चूना का इस्तेमाल, पक्की मिट्टी का इस्तेमाल और साथ में ही प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ध्यान करिएगा, जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसको हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनाइएगा। यदि आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट्स बनाओगे तो आगे चल करके आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरा सलाह मानना, आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट्स को तैयार करना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसके अलावा बुद्ध एवं बोधिसत्वा के अलावा यदि बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई तो बुद्ध के किस जीवन के किस हिस्से पर बनाया गया इसमें मूर्ति, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का भी चित्रण किया गया है। एक तो बुद्ध के आने के बाद जो उनके लाइफ से जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक के बीच की जितनी भी घटनाएं हैं उन तमाम घटनाओं का चित्रण किया गया है किसमें, गांधार कला शैली के अंतर्गत। लेकिन इसकी एक खास बात और है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी ऐसा बताया गया, जैसे आप जातक कथा पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि बुद्ध पहले भी 500 बार जन्म ले चुके थे, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को भी चित्रण इसमें किया गया है किसमें, गांधार कला शैली के अंतर्गत। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इनके जन्म को लेकर के, महाभिनिष्क्रमण को लेकर के, संबोधि को लेकर के। संबोधि क्या, संबोधि दरअसल बोध गया का दूसरा नाम है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और बोध गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी इनको जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का चित्रण भी किया गया है। उसके अलावा उपवासरत, यानी कि बुद्ध जब उपवास में थे, उपवास में लीन थे, तो उपवास में लीन बुद्ध का भी चित्रण किया गया है। उसके अलावा तपस्या में लीन बुद्ध का भी चित्रण किया गया है। उसके अलावा धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, उसका भी चित्रण किया गया है। उसके अलावा लुम्बिनी का, ठीक है, लुम्बिनी जब ये गए थे तो लुम्बिनी में जाकर इन्होंने टैक्स माफ नहीं किया था, माफ करना, लुम्बिनी या लास्ट में गए थे, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद एक बार फिर से गए थे। और आपको पता होना चाहिए कि लुम्बिनी में ही, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब, 483 नहीं, 563, ठीक है, 563 बीसी में, 483 बीसी में तो इनका देहांत हुआ था, ठीक है, 563 बीसी में। उसके अलावा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मृत्यु को बोला गया है बौद्ध धर्म में, कब हुआ था, 483 बीसी में। यानी इन तमाम तरह की घटनाओं का चित्रण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, यदि आपके मन में सवाल आए कि बोधिसत्वा की मूर्ति बनाई गई है, बोधिसत्वा दरअसल बुद्ध के ही अन्य रूप हैं जिसमें मुख्य तौर पे 10 बोधिसत्व हैं। लेकिन यहाँ पर गांधार कला शैली के अंतर्गत जिस बोधिसत्व की सबसे ज़्यादा मूर्ति बनाई गई उसका नाम है मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय लिख लीजिएगा। मैत्रेय बोधिसत्व की मूर्ति सबसे ज़्यादा इसके अंतर्गत बनाई गई है। उसके अलावा इसमें बुद्ध की वेशभूषा को, जो उन्होंने कपड़ा पहना है उसको यूनानी दिखाया गया है, यानी उनको यूनानी कपड़ा पहने हुए दिखाया गया है। उसके अलावा उनके पैरों में जूतों का प्रदर्शन किया गया है, यानी बुद्ध का चित्रण जूता पहने हुए किया गया है। उसके अलावा उनका जो प्रभा मंडल है, जो यहाँ का इलाका होता है, ठीक है, गला के ऊपर का इलाका, इसे प्रभा मंडल कहते हैं। तो प्रभा मंडल दरअसल उनका सादा है और उसके अलावा उनके बाल घुंघरैले हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे उनके बाल लहरेदार भी हैं। जैसे आप जहाँ कभी भी जाओ बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्लेस, वहाँ पर यदि बुद्ध की मूर्ति को देखोगे उसके बाद आपके मन में सवाल आना चाहिए, सवाल ही नहीं बल्कि जवाब आना चाहिए कि दरअसल आपके मन में कॉन्सेप्ट आ जाए कि यह जो मूर्ति है वह गांधार कला शैली के अंतर्गत बनाया गया है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा तो आप मूर्ति को जैसे ही देखेंगे आपके मन में तुरंत जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बुद्ध की जो यहाँ पर है, बुद्ध को जूता पहने हुए दिखाया गया, प्रभा मंडल सादा है, बाल उनके घुंघरेले हैं, कर्ली हेयर, ठीक है। उसके बाद झीने वस्त्रों का अंकन, झीने वस्त्रों का अंकन किया गया है और कहीं कहीं पे लहरेदार बाल भी हैं उनके, ठीक है। आजकल यह सारे के सारे बाल फैशन में हैं, आप आज 2020 में इसको फैशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। बुद्ध का चित्रण बहुत पहले कर दिया गया, आप सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। इसमें दरअसल भारतीय विषय को, ठीक है, अब देखिए बुद्ध क्या है, बुद्ध भारत के हैं तो वह एक भारतीय इंडियन सब्जेक्ट है, तो भारतीय विषय को यूनानी रूप में इसमें प्रदर्शित किया गया है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
लाहौर तथा पेशावर के म्यूजियम में इनसे रिलेटेड, किनसे, गांधार कला शैली से रिलेटेड कई तरह की मूर्तियां तथा बोधिसत्वों का प्रमाण मिला है और उनको सुरक्षित भी रखा गया है। अब देखो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि लाहौर तथा पेशावर का म्यूजियम है, तो आपके मन में यह कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि दरअसल वही इलाका था, उत्तर पश्चिम का इलाका, इसीलिए लाहौर तथा पेशावर के म्यूजियम में इनके प्रमाण अभी भी सुरक्षित हैं। उसके अलावा इसमें अपोलो बताया गया है कि अपोलो देवता, अपोलो एक देवता है, कहाँ के, यूनान के हैं, ग्रीक के देवता हैं। तो ऐसा बताया गया है, कई स्कॉलर्स ने बताया है कि बुद्ध की मूर्तियां जिनका निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, उनमें अपोलो देवता, यूनानी अपोलो देवता की नकल दिखती है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि गांधार कला शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, उसमें किस यूनानी देवता की नकल दिखती है। तो आपको याद होना चाहिए कि अपोलो देवता की, ठीक है, अपोलो देवता। इसके अलावा 3 अन्य यूनानी देवताओं का भी चित्रण किया गया है, किसके अंतर्गत, गांधार कला शैली के अंतर्गत। 3 अन्य यूनानी देवता कौन कौन है, पहले देवता नहीं, देवी, ठीक है, गॉडेस। पहला का नाम है हारिती। हारिती दरअसल मातृदेवी थी, ठीक है। मातृदेवी का प्रमाण, मातृदेवी जैसे ही मैं बोलूं तो आपके मन में यह स्टक करना चाहिए कि हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। उसके अलावा इससे पहले हमने पढ़ा था शुंग के बाद सातवाहन डायनेस्टी, तो सातवाहन डायनेस्टी के अंतर्गत भी सामाजिक व्यवस्था जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि सातवाहनों का जो समाज था वह पूरी तरह से मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो यहाँ पर दरअसल यदि मातृदेवी का चित्रण मिल रहा है, यानी इसके आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय का समाज मातृदेवी रहा, मातृसत्तात्मक रहा होगा, मैट्रियार्कल सोसाइटी रहा होगा, ठीक है। तो हारिती क्या है, मातृदेवी है और इनको सौभाग्य एवं धन की देवी के रूप में पूजा जाता था, ठीक है। जैसे भारत में वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की पूजा होती थी, आग के देवता के रूप में अग्नि की पूजा होती थी, उसी तरह से यूनान में धन एवं सौभाग्य की देवी के रूप में हरिती की पूजा होती थी और हरिती का चित्रण गांधार कला शैली के अंतर्गत मिला है और इसके प्रमाण लाहौर एवं पेशावर के म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरे देवता का नाम है रोमा देवी का। रोमा के बारे में बताया गया है कि रोमा नामक जो देवी हैं उनके सिर पर टोपी का चित्रण है, उसके अलावा हाथ में बर्छा, ठीक है, हाथ में बर्छा का चित्रण है और मुखमंडल से तेज का प्रदर्शन हो रहा है। तेज आप समझते हो, एक ज्ञान प्राप्त होने के बाद एक चेहरे से प्रकाश निकलता है, जैसे गांव में आप कहावत सुनते होंगे कि इसका चेहरा चमकता है, चेहरा से ही वो पता चल जाता है कि कितना ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है। तो देखो मुखमंडल से तेज का प्रभाव, यहाँ से तेज का प्रदर्शन दिखता है किनके, रोमा नामक देवता से, ठीक है। और इनका जो प्रमाण है वह लाहौर म्यूजियम में अभी भी सुरक्षित है। तीसरे देवता के रूप में लिख लीजिए, तीसरे देवी का नाम है एथीना देवी, ठीक है। इनके बारे में कुछ खास बात नहीं है, नाम बस याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ विशेषता है उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग खत्म कर रूप में आप लिखो कि इसमें आध्यात्म का, ठीक है, आध्यात्म का तथा भावुकता का, इमोशंस का, ठीक है, इमोशंस का, उसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का और तथा साथ में इमोशंस का अभाव दिखता है। उसके अलावा दूसरे पॉइंट पे लिखें, नॉर्थ वेस्ट तक ही इसका सीमित क्षेत्र था, वहीं तक इनका खास इम्पैक्ट था, उसके अलावा इनका विस्तार कहीं भी नहीं हुआ था। तीसरे नंबर पे लिखें, तीसरी इनकी विशेषता है, यूनान के जो लोग होते थे वह मनुष्य के सौंदर्य को, उनके ब्यूटी को और उनके विजडम को सर्वे सर्वा समझते थे, यानी उसको सब कुछ समझते थे। लेकिन भारत के जो लोग थे वह भारत के लोग अमरत्व को और असीम अनुकंपा को सबसे बड़ा सर्वे सर्वा यानी सबसे बड़ा गुण समझते थे। तो देखिए यूनान के लोग थे लेकिन भारत के विषय को वो लोग चित्रित कर रहे थे, इसीलिए उनके अंदर आध्यात्मिकता का यानी स्पिरिचुअलिटी का, उसके साथ साथ इमोशंस का अभाव दिखता है। उसके अलावा यूनान के लोग सौंदर्य और बुद्धि को सबसे ज़्यादा सब कुछ मानते थे, सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन भारत के लोग अमृतत्व और असीम अनुकंपा को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते थे। उसके अलावा चौथे नंबर पे आए और चौथा पॉइंट है, यूनान के लोग नैतिक तथा बुद्धि प्रधान थे, लेकिन भारत के लोग आध्यात्मिक थे तथा भावना प्रधान थे, यानी यहाँ के लोगों के अंदर आध्यात्मिकता का भाव सबसे ज़्यादा था। उसके अलावा
भावना यानी यहाँ के लोगों के अंदर इमोशंस सबसे ज़्यादा था। और आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे, 5वां पॉइंट है इनका विस्तार भारत के बाहर चीन के इलाके में, ठीक है, चीनी तुर्किस्तान में, उसके अलावा मंगोलिया में, उसके साथ साथ जापान में, चीन में और कोरिया नामक कंट्री में इनका प्रचार एवं प्रसार हुआ। एक पॉइंट आप लिख लेना, 400 एडी के बाद, ठीक है, लगभग 400 एडी से इसका पतन प्रारंभ हो गया। ऐसा किसने बताया है? सर जॉन मार्शल नामक पुरातत्वविद ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 400 एडी के उपरांत इसका पतन होने लगा था। ठीक है, उसके बाद गांधार कला शैली का पतन हो गया। तो गांधार कला शैली के अंतर्गत इतनी ही बातें थी। यदि आप इतनी सारी बातों को समझने में अब तक सफल रहे हैं और अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो इसका अर्थ यही है कि यदि आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो आपसे इस कला शैली से जो भी सवाल आएंगे, आप एक भी सवाल छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू।